नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल कंगाल हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री धीरे धीरे अमीर से अमीरतम होते जा रहे हैं। ये वही बात है जिस तरीके से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भारत में थी, यानी भारत के ऊपर कब्जा किया था, तो उस समय यही कहावत सामने आई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और कंपनी कंगाल होते जा रही है। स्थिति ये आ गई कि कंपनी को शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा, उसे सरेंडर करना पड़ा और अंत में ब्रिटिश क्राउन के हाथों भारत की सत्ता चली गई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और उसके अधिकारी भी उसी तरीके से जो यहाँ का पैसा लूट लूट कर अमीर बने थे, वहाँ जाकर जमींदार बन के नए नए जमींदार की तरह जीवन बसर करने लगे। कुछ ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में शपथ लिया है, तब से यानी 11 सालों से पश्चिम बंगाल के ऊपर बोझ इतना बढ़ गया है कि अब सरकार चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बंगाल का खजाना खाली हो गया है और पिछले महीने जब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, तो उस समय भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें कुछ और पैसे चाहिए। ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो उस समय 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए जो पैसे केंद्र सरकार देती है, वो पैसे 1 लाख करोड़ रुपया इस साल के लिए दें। लेकिन उस समय भी विवाद यही उठा था कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को जो केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं, उस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया जाता है। उस समय कई बड़े घोटालों के राज पश्चिम बंगाल के खुल रहे थे और इसलिए पीएम मोदी ने सिर्फ मुस्कुराकर ममता बनर्जी की ओर देखा और बताया कि पहले जो पैसे हैं उसका सही उपयोग कीजिए, तभी केंद्र के तरफ से और भी फंड रिलीज किया जाएगा। दूसरी तरफ अब स्थिति यह हो गई है कि सरकार चलाने के लिए ममता बनर्जी को लोन लेने की जरूरत पड़ गई है। आरबीआई से 10,000 करोड़ रुपए लोन की मांग की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि ये जो आरबीआई से 10,000 करोड़ की मांग की गई है पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा, उस मांग पर गौर किया जाए, क्योंकि यहां सरकार के फंड का दुरुपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार भी जो पैसे देती है उसको डाइवर्ट किया जाता है और वह सारे पैसे टीएमसी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और नीचे के स्तर के पदाधिकारियों के जेब में डाले जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये मांग वित्त मंत्रालय से भी की गई है और उससे पहले भी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी गई थी। उसमें कहा गया था कि हर साल जो केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को पैसे देती है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है, उस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वो पैसे कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं उसका भी पूरा प्रमाण दिया गया था और बताया गया था कि ये सबसे पहले तो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार उसका अच्छा खासा जो हिस्सा होता है उसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डाल देती है और वो पैसा फिर स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर चला जाता है। फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, उसके डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसे को दूसरे दूसरे मंत्रालयों को दिए जाते हैं और यही पैसा अलग अलग मंत्रालय के मंत्री डकार रहे हैं और उन पैसों से, उन घोटालों के पैसों से फिर टीएमसी की जो पूरी लीडरशिप है
उनके बीच बंदरबाट होता है और नीचे से ऊपर तक इस पैसे के आधार पर ही टीएमसी अभी चुनावों में जीत भी हासिल कर रही है और चुनावों में धांधली भी कर रही है। ये सारे के सारे आरोप ऐसे ही नहीं लगे हैं, क्योंकि ये आंकड़े हैं, ये डाटा है कि किस तरीके से 2011 से 2022 तक, यानी कि 11 सालों में पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता बढ़ता आज 6 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि 9 करोड़ की पॉपुलेशन वाले उस राज्य की स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति के ऊपर लाख रुपए से थोड़ा बहुत ही कम होगा बोझ बना हुआ है। और ये 6 लाख करोड़ का बोझ जो बढ़ा है, जो कर्ज है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, वो पिछले 11 साल की सरकार का रिकॉर्ड है। 2011 में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीएम बनी थी तो उस समय 40-50 हजार करोड़ के करीब का कर्ज सरकार के ऊपर था, पश्चिम बंगाल के ऊपर था। लेकिन 2011 के अंत तक ये बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ रुपया हो गया और एक साल के अंदर ही, यानी कि 2012-13 में ये कर्ज बढ़ते हुए 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। लेकिन 2012 से 16 तक ममता बनर्जी की सरकार में ये कर्ज थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी 2016 आते आते ये फिर से 1 लाख करोड़ ज्यादा हो गया, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ममता बनर्जी की सरकार पे हो गया। 16 के बाद से और तेजी से ये कर्ज का बोझ बढ़ता गया और 2019-20 में 4 लाख करोड़, 2020-21 में 5 लाख करोड़ और इस साल 2022 में ये बढ़ते हुए 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। 6 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद यानी टीएमसी के तकरीबन 39 ऐसे नेता हैं, बड़े नेता, जिसमें मंत्री, विधायक और सांसद भी हैं, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। ईडी की जांच 29 से ज्यादा मंत्रियों, नेताओं के खिलाफ चल रही है। यानी कि ईडी की जांच जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अपराध के लिए है। सीबीआई की जांच तो कुछ मर्डर केस के लिए भी है, कुछ दंगों के लिए है, कुछ प्री पोल और पोस्ट पोल दंगों के लिए भी जो इन नेताओं के इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए भी है। लेकिन ईडी जो जांच कर रही है वो हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले घपलों में जो पैसे इकट्ठा किए गए हैं, कमाए गए हैं, उसकी जांच कर रही है। एक ही घोटाला जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें ही देखा गया कि 50 करोड़ रुपया कैश में बरामद हुआ, करोड़ों रुपए के ज्वेलरी मिले और हजारों करोड़ का घोटाला इसमें जो हुआ है वो अभी धीरे धीरे बाहर आना बाकी है। क्योंकि पैसों के बंदरबाट में सिर्फ पार्थ चटर्जी नहीं थे, पार्थ चटर्जी मंत्री होने के कारण एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी को थी, जो चिट्ठियों के माध्यम से पता चला है। और दूसरे मंत्री भी इसमें हिस्सेदार थे, जिसमें उस समय के जो बोर्ड के अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य हैं, उसके रिमांड फिर से बढ़ गई है, वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कई और नेता ऐसे हैं जिसमें अब कैटल स्मगलिंग घोटाले में अनुव्रत मंडल हैं, तो शारदा नारदा घोटाले में, चिट फंड घोटाले में कई दूसरे नेता भी फंसे हुए हैं। राजू साहनी जैसे नेता के ऊपर भी जो छापेमारी हुई थी उसमें भी 50 लाख रुपया कैश बरामद हुआ था। यही नहीं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक नया कारोबार भी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और वो है लॉटरी के माध्यम से किस तरीके से पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया जाए। लॉटरी मालिकों के साथ, कंपनियों के साथ इन लोगों की डील होती है और 10 लाख अगर टिकट बिके हैं तो उसे 50 लाख बताया जाता है। करोड़ों रुपया का जो घोटाला होता है वो उस ब्लैक मनी को लॉटरी के टिकट के नाम पर जमा किया जाता है और फिर उस पर टैक्स देकर उसे व्हाइट मनी बनाया जाता है और फिर सेल कंपनियों के माध्यम से शेयर होल्डर यानी कि टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं के
अकाउंट में वो पैसे डाले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब टीएमसी के नेता अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास पैसों का खजाना मिल रहा है, तो ऐसे में बंगाल की सरकार कंगाल क्यों हो रही है? बंगाल की सरकार के ऊपर कर्ज का इतना बोझ कैसे बढ़ रहा है? 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ममता बनर्जी तो चुका नहीं पाएंगी, लेकिन ऊपर से 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए की मांग करती है और बाहर से भी लोन लेने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि बंगाल का खजाना धीरे धीरे इन घोटालेबाज नेताओं ने खाली कर रखा है। और इसलिए अब स्थितियां ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक आपातकाल की घोषणा भी हो सकती है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब वहां से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। कई रिपोर्ट्स केंद्र सरकार के पास भी आए हैं और राष्ट्रपति के पास भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। एक तो बंगाल का बॉर्डर होने के कारण यहां की सिक्योरिटी व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को खुली छूट दे रखी है, जो हर बार कोई न कोई पर्व त्योहार के समय मुस्लिमों का तांडव देखने को मिलता है। यानी कि सिक्योरिटी का मसला तो है ही, दूसरे जगह आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और पश्चिम बंगाल में अब पेमेंट, पेंशन देने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के बदले लोन के ऊपर निर्भर हो गई है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। जो स्थिति है उसके अनुसार बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे हैं, कंपनियां वहां से अपने प्रोजेक्ट को बाहर ले जा रही है, गुजरात, महाराष्ट्र शिफ्ट कर रही है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आर्थिक बोझ भी सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पा रहा है और ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जब अर्थव्यवस्था पश्चिम बंगाल की पूरी तरह से चरमरा जाए, आर्थिक आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ जाए, इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर विचार भी किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कब तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से नजरें चुराते फिरेंगे, क्योंकि इस बीच जो चिंतन बैठक हुई, चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, गृह मंत्री ने सारे बॉर्डर स्टेट को इसमें शामिल होने के लिए कहा था, क्योंकि वहां पर खतरा बाहरी भी है और आंतरिक भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, जो होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रखे हुए हैं, वो इस बैठक से गायब रही। वो बहाना बनाती रही कि वहां पर जाके नजरें कैसे मिलाएंगे, किस आधार पर कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम है, जबकि हर साल हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच के इतने केस आ रहे हैं, हर दिन दंगे फसाद की घटनाएं आ रही है और हर दिन पॉलिटिकल किलिंग के लिए भी किसी न किसी को जिम्मेदार टीएमसी के नेताओं को ठहराया जा रहा है। तो जो स्थिति पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कर दी है, उसके बाद अब कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार अभी नहीं जागी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी जो सरकार चला रही है वो पश्चिम बंगाल के लिए बर्बादी का एक कारण बनती जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।